हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जीवों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन को समझने के पहले हमें जीवों में लैंगिकता जानना होगा, यानी सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ये लैंगिकता क्या है? ये लैंगिकता क्या है? लैंगिकता माने लैंगिक, यानी जनन अंग के आधार पर जीवों में जो भिन्नता होती है उसे ही लैंगिकता कहा जाता है। उसे ही लैंगिकता कहा जाता है। तो जीवों में लैंगिक के आधार पर अगर हम देखें तो लैंगिकता जीवों में लैंगिक जनन अंग के आधार पर दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं संसार में। नंबर एक लिंगी और नंबर दो द्विलिंगी। इसे यूनी सेक्सुअल अथवा डायोसियस अथवा हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। द्विलिंगी को अंग्रेजी में बाई सेक्सुअल और अथवा मोनोएसियस। हाँ, तो एक लिंगी ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें केवल एक प्रकार के ही जनन अंग पाए जाते हैं। एक प्रकार का मतलब नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग। नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग, अर्थात इसमें नर प्राणी अलग होता है और मादा प्राणी अलग। तो इस तरह से इसके दो माने जनन अंग के आधार पे इसमें दो तरह के सदस्य होते हैं। एक को मेल और दूसरे को फीमेल कहा जाता है। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, यानी एक शरीर में केवल एक ही जनन अंग। इसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य स्वयं इसके उदाहरण है। इनमें आप देखते हो कि इसमें नर प्राणी अलग होता है और मादा प्राणी अलग होता है। द्विलिंगी की अगर अब हम बात करें तो द्विलिंगी कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें एक ही शरीर में दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। अर्थात एक ही शरीर में नर जनन अंग भी पाए जाते हैं और मादा जनन अंग भी पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर इसके हम उदाहरण की बात करें तो लीच, अर्थवर्म, स्पंज,
लीवर, फ्लूक आदि। तो ये सारे ऐसे प्राणी हैं जिसमें नर और मादा सदस्य अलग अलग नहीं होते। लीच, अर्थफॉर्म, इसे द्विलिंगी कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। ठीक। अब आप ये देखते हो कि बहुत से ऐसे प्राणी आपको दिखाई पड़ते हैं जिनमें आप नर और मादा की पहचान बाह्य संरचना के आधार पर नहीं कर पाते। अर्थात ऐसे प्राणियों के नर और मादा के बाह्य संरचना में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन और अधिकांश प्राणी होते हैं जिनके बाह्य संरचना, आकृति, रंग, रूप, व्यवहार आदि से ही ये ज्ञात हो जाता है कि ये सदस्य जो है नर है और ये सदस्य मादा है। तो ऐसे प्राणी जिनके नर और मादा में बाह्य संरचना के आधार पर ही भेद होते हैं, उनके आकृति में, उनके रंग में, उनके व्यवहार में अंतर होता है, ऐसे अंतर को लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। तो ये एक लिंगी प्राणियों में कुछ ऐसे भी हैं जिनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक द्विरूपता अंग्रेजी में ये कहलाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, तरह तरह के प्राणी देखते हो, उसमें भी आप जो है पता कल उनके बाह्य संरचना, आकृति से ही ज्ञात हो जाता है कि ये नर है और ये मादा है। मनुष्य स्वयं में नर को पुरुष कहते हैं और मादा को स्त्री कहते हैं, क्योंकि दोनों की शारीरिक संरचना, बाह्य आकृति, रंग, रूप आदि में अंतर होता है। तो यही अंतर जो है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म कहलाता है। अब अगर हम पादप की बात करें तो कुछ, अगर हम थैलोफाइट्स की बात करें तो जैसे कि कवक, शैवाल, इनमें लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। तो इस आधार पे ये एक लिंगी को विषम हेटेरोथैलिक कहा जाता है। ठीक है। और कुछ में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों अलग अलग माइसीलियम या हाइफी में बनते हैं या स्पोरेंजियम गैमिटेंजियम में बनते हैं। तो उसके आधार पर हम
उन्हें हेट्रो होमोथैलिक कहते हैं। ठीक है, तो कवकों एवं पादपों के लिए कवकों एवं पादप जो द्विलिंगी होते हैं, इनको होमोथैलिक कहा जाता है। माने नर के रूप में और मादा के रूप में अलग नहीं रहते हैं। इनमें दो हाइफियों के बीच गैमीटेंजियम का विकास होता है और उनमें एक समान युग्मक निकलते हैं और दोनों के बीच निषेचन की क्रिया होती है। तो ऐसे कवकों के फिलामेंट्स को जो द्विलिंगी की तरह है होमोथैलिक कहलाते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी कवक सूत्र होते हैं जिनमें एक ही प्रकार के गैमेट का विकास होता है। उन्हें हम प्लस और माइनस स्टेन कहते हैं। प्लस स्टेन्स और माइनस स्टेन दोनों के युग्मकों का व्यवहार में अंतर होता है, तो ऐसे को हेटेरोथैलिक कहते हैं। होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। अब हम पुष्पी पादप की बात करें। अब हम पुष्पी पादप में लैंगिकता की बात करते हैं। पुष्पी पादप फ्लोरिंग प्लांट्स। तो आप ने देखा होगा कि कुछ पादप के पुष्प जो होते हैं, जिनको हम लोग द्विलिंगी कहते हैं, क्योंकि इनमें इनके पुष्प में पुंकेसर का भाग भी होता है और स्त्रीकेसर का भी भाग होता है। यानी इसमें स्टेमेंस भी स्थित होते हैं पुष्प में और इसमें कार्पेल्स भी पाए जाते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर जननांग कहलाता है और स्टेमेंस नर जननांग और कार्पेल्स मादा जननांग कहलाता है। तो ऐसे प्लांट जिनमें द्विलिंगी पुष्प खिलते हैं, उन्हें द्विलिंगी प्लांट कहते हैं। तो यानी कि पुष्प के अंगों के आधार पर पादप, पुष्पी पादप दो लिंग के हो जाते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी, द्विलिंगी, यूनि सेक्सुअल और बाई सेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल
में नर प्लांट और मादा प्लांट अलग अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल में नर प्लांट और मादा प्लांट यानी फीमेल और मेल ये अलग अलग होते हैं। फीमेल प्लांट जो केवल एक ही लिंग वाला पुष्प धारण करता है और उस पुष्प में कार्पेल्स पाया जाता है। कार्पेल्स के आधार पे वो फीमेल्स हो जाता है और ऐसे पुष्प को पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। फीमेल पुष्प, फीमेल पौधे में फीमेल पुष्प बनते हैं। फीमेल पुष्प का अर्थ है ऐसा पुष्प जिसमें केवल कार्पेल स्थित हो, तो ऐसे पुष्प को पिस्टिलेट पुष्प कहा जाता है। इसी तरह से मेल प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें केवल स्टेमेंस पुष्प में पाए जाते हैं, स्टेमेन, और ऐसे पुष्प को स्टामिनेट फ्लावर कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिसके पुष्प में दोनों जननांग पाए जाते हैं, अर्थात इनमें स्टेमेंस भी पाए जाते हैं और इसमें कार्पल्स भी पाए जाते हैं। दोनों पाए जाते हैं तो ये बाई सेक्सुअल कहलाते हैं और ये ऐसे पौधे को फीमेल। कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प भी होते हैं, माने कुछ ऐसे द्विलिंगी पुष्प भी होते हैं जिनमें स्टामिनेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर अलग अलग लगते हैं। यानी दोनों प्रकार के, इसमें मेल फ्लावर भी लगता है, फीमेल फ्लावर भी लगता है, तो ऐसे पादप भी द्विलिंगी कहलाते हैं। और ऐसे भी फीमेल प्लांट्स होते हैं जिनमें केवल द्विलिंगी पुष्प ही लगते हैं। अब लैंगिक जनन क्या है? लैंगिकता तो आपने जान लिया कि लिंग या जनन अंग के आधार पर जीव जो है विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। लैंगिकता क्या है? तो लैंगिकता और लैंगिक जननांग में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं। तो मेल गैमीट मेल सदस्य में बनता है और फीमेल गैमीट फीमेल सदस्य के जननांग में बनता है। फिर दोनों गैमीटों का फ्यूजन होता है जिसके केंद्रकों का संलयन या फ्यूजन होता है और फ्यूजन होने के बाद 2n अवस्था पुनः बनती है जिसे जायगोट कहते हैं, जिन्हें जायगोट कहते हैं। और
फिर जायगोट से भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण के विकास में केवल सूत्री विभाजन द्वारा ही कोशिकाओं की वृद्धि होती है। तो इस तरह से अगर हम लैंगिक जनन की विशेषताएं देखें तो लैंगिक जनन की जो प्रमुख विशेषता यह है कि लैंगिक जनन बाईपेरेंटल होता है, अर्थात ये माता पिता के बीच, अर्थात इसमें नर और मादा दो जनक भाग लेते हैं। तो ये माने लैंगिक जनन जो है बाईपेरेंटल है। इसके पहले आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वो सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन था। ये बाईपेरेंटल रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा, इनमें नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात युग्मक के निर्माण के समय सदैव अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या पैरेंट सेल के गुणसूत्रों की आधी रह जाती है। यानी कि 2n से गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्री विभाजन के बाद n रह जाती है। फिर निषेचन की क्रिया होती है और दोनों युग्मक जो है, दोनों युग्मक के केंद्रक मिल जाते हैं और मिल करके पुनः 2n जायगोट का निर्माण करते हैं। 2n जायगोट का निर्माण करते हैं, यानी निषेचन क्रिया में पुनः 2n कोशिका जायगोट बन जाता है। फिर अगली विशेषता क्या है कि जायगोट से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण से शिशु विकास के फलस्वरूप शिशु बनते हैं और इनमें जो कोशिकाओं की वृद्धि होती है, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, भ्रूण के में जो विकास होता है उसमें जो विभाजन होता है वो सदैव सूत्री विभाजन ही होता है, जिससे कि शरीर के विकास में बनने वाली सभी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2n ही होती है, डिप्लॉयड अवस्था ही होती है। अगली विशेषता सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की, चूंकि अभी हमने आपको बताया कि जो नया शिशु लैंगिक जनन में बनता है, उत्पन्न होता है, उसमें आधा जीन्स जो है वो अपने माता से प्राप्त करता है और आधा जीन्स या गुणसूत्र जिनमें जीन उपस्थित होते हैं वो पिता से प्राप्त करता है। तो इनमें एक नया गुणसूत्र और
जीन्स कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसके कारण इनके आनुवंशिक गुणों में, लक्षणों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। अर्थात संतति का आनुवंशिक संगठन माता व पिता से भिन्न होता है, और इसी तरह से माता पिता से जितनी भी संतानें उत्पन्न होती है, उन संतानों के बीच भी आनुवंशिक संगठन भिन्न भिन्न होता है। यही कारण है कि माता पिता से जितनी भी संतानें उत्पन्न होती है, वो सारी की सारी संतानें एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होता है। आप अपने यहाँ ही देखिए, आप अपने भाइयों में देखिए, आप में और आपके भाइयों में बहुत अंतर है। तो ये अंतर क्यों हो रहा है? ये केवल नए आनुवंशिक संगठन के कारण। और ये नया आनुवंशिक संगठन किस कारण बन रहा है? क्योंकि जो संतान का विकास होता है उसमें आधा गुणसूत्र नर युग्मक के द्वारा पिता से प्राप्त होता है और आधा गुणसूत्र माता से ओवम के द्वारा या मादा युग्मक के द्वारा माता से प्राप्त होता है। और इस तरह से एक नया गुणसूत्र ढांचा बन जाता है और उनमें नया जीन्स कॉम्बिनेशन बन जाता है। इन सब के कारण जो संतानें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उत्पन्न होती है, वो अपने माता पिता से और अपने भाई बहनों से रंग रूप आकृति व्यवहार आदि में काफी भिन्न होता है। ठीक है, इतनी बातें तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे जो है मैं लैंगिक जनन की घटनाएं, इवेंट्स, माने लैंगिक जनन के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं होती है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उस प्रक्रिया में। तो अभी मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया। तो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनते हैं, और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों का फ्यूजन होता है, और फिर उसके बाद जायगोट बनता है जायगोट से। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। पहला, निषेचन के पहले की घटना, निषेचन के पहले की घटना। फिर दूसरा, निषेचन और फिर तीसरा, निषेचन के बाद की घटना। निषेचन के पहले की घटना, निषेचन के बाद की घटना, निषेचन के समय की घटना। ठीक, ये निषेचन क्रिया में यही 3 क्रिया होती है।
निषेचन के पहले की क्रिया। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन। ठीक। और ये युग्मक जनन जो कि जैसे कि अगर एक लिंगी प्राणी है तो नर के जनन अंग में जिसका मुख्य भाग टेस्टिस होता है उसमें नर युग्मक बनेगा, और मादा शरीर जिसका मुख्य भाग जनन अंग का मुख्य भाग ओवरी होता है जिसमें ओवा बनेगा। अब नर ओवा और मादा ओवा दोनों के केंद्रक का मिलन होता है तो नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचना आवश्यक होता है, अर्थात नर युग्मक का स्थानांतरण। ये दो घटनाएं होती है जो निषेचन के पूर्व होता है, युग्मक जनन और नर युग्मक का मादा युग्मक तक स्थानांतरण। दूसरी निषेचन। तो निषेचन में मैंने आपको बताया कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के केंद्रक का मिलकर एक हो जाना निषेचन की क्रिया कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। निषेचन माने फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन से क्या बन जाता है? जाइगोट। जाइगोट ये 2n होता है, जबकि युग्मक जनन के द्वारा जो नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है वो क्या होते हैं? n। गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जैसे मानव का ही हम ले लें तो मानव के शरीर के सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46। 46 का मतलब इसको 2n कहते हैं, 23 जोड़े 2n। ठीक है, लेकिन जब इनमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनेगा तो बनने में अर्धसूत्री विभाजन होता है और गुणसूत्रों की संख्या युग्मक में n आधा आधा हो जाती है, अर्थात 23 23। 23 जोड़े नहीं, अब 23 23। और फिर दूसरी घटना निषेचन की क्रिया होती है और इस निषेचन में यही 2n n मिल करके 2n और 2n जाइगोट बना लेते हैं। 2n जाइगोट बना लेते हैं। तो 2n को इसीलिए 2n को डिप्लॉयड अवस्था कहते हैं और n को हैप्लॉयड अवस्था कहते हैं। हैप्लॉयड का मतलब जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और डिप्लॉयड माने गुणसूत्रों की संख्या 2, जैसे 23 जोड़े, 2 गुनी यानी 23 जोड़े, और n की मतलब केवल 23। ठीक। फिर निषेचन के
पश्चात की घटना। निषेचन के जायगोट बन गया। अब इसी जायगोट से यानी 2n कोशिका जायगोट से जो मात्र एक कोशिका होती है, अब इस जायगोट से भ्रूण का विकास होता है और भ्रूण के विकास में इसमें क्लीवेज होते हैं, क्लीवेज जिनमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है और बहुभुजी अवस्था को ही बहुकोशिकीय अवस्था को ही मल्टीसेलुलर संरचना को ही भ्रूण कहा जाता है। ठीक है, जिसकी प्रत्येक कोशिका में 2n होता है क्योंकि इनमें सूत्री विभाजन होता है। सदैव जायगोट में सदैव सूत्री विभाजन ही होता है, जिसके कारण इनसे बनने वाली समस्त कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। ठीक, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन की बात करें, युग्मक जनन जिसको अंग्रेजी में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, तो ये इससे जो है नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक बनने की क्रिया नर युग्मक जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है और मादा युग्मक के बनने की क्रिया ऊजेनेसिस, जिससे ओवा बनता है, ऊजेनेसिस कहलाती है। दोनों की अवस्था लगभग समान होती है, जिनमें 3 फेज होते हैं, माने युग्मक जनन में 3 फेज होते हैं। एक कहलाता है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिनमें कोशिकाएं सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के ढेर सारी, अगर नर युग्मक जनन की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया बना लेते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया बना लेते हैं और फिर इन कोशिकाओं अगले अवस्था में इन कोशिकाओं का पोषण होता है, वृद्धि करता है, जिसको ग्रोथ कहते हैं। स्पर्मेटोसाइट बना लेते हैं। ठीक है, और फिर अगली प्रवस्था आती है मैचुरेशन फेज, जो तीनों में एक समान होती है। मैचुरेशन फेज जिसमें कोशिकाएं अर्धसूत्री द्वारा विभाजित होती है और एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का विकास होता है। एक स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड का विकास होता है। और मेल में जैसे मनुष्य में देखा जाए तो फिर स्पर्म के बनने में कायंत्रण की क्रिया होती है और फिर वो जो है, जो पहले गोल होता है वो फिर लंबा टैडपोल की आकृति का हो जाता है। इसी तरह से फीमेल गैमेट के बनने में भी वही 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। पहला वही मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें कोशिकाएं सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, ढेर सारी स्पर्मेटोगोनिया बना लेता है, उगोनिया बना लेता है, फिर इसकी वृद्धि होती है और साइड बना लेता है, वृद्धि करके आकार में बड़ा हो जाता है वृद्धि करके, और फिर उसके बाद सूत्री विभाजन होता है। टिड बना लेते हैं। तो इस तरह से
अब आप समझ गए होंगे कि लैंगिकता क्या है और लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन में क्या क्या प्रावस्थाएं होती है, आदि आदि।